नमस्कार प्यारे भैया बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भारती मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये सामान्य ज्ञान का भाग 5वां है। ठीक है, आपको इस वीडियो के साथ साथ में प्रश्नों को लगाना है और वीडियो समाप्त होने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपको 20 में से कितने प्रश्नों के सवाल या कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता है। ठीक है, तो आज के इस 5वें भाग को, सामान्य ज्ञान के 5वें भाग को अपन हल कर रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ठीक है, शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें पेशवा किसको कहा जाता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है मंत्री को, ऑप्शन ब है रक्षा मंत्री को, ऑप्शन स है प्रधानमंत्री को और ऑप्शन द है न्याय मंत्री। ठीक है, तो अपना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 2 पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है अभिशंकर, ऑप्शन ब है गौरीशंकर, ऑप्शन स है दयाशंकर और ऑप्शन द है मूल शंकर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अ है अमृतसर, ऑप्शन ब है नागपुर, ऑप्शन स है चंडीगढ़ और ऑप्शन द है कलकत्ता। ठीक है, तो इस प्रश्न क्रमांक 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, अमृतसर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। बहुत ही सरल प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या इसमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं 8, ऑप्शन ब है 9, ऑप्शन स है 10 और ऑप्शन द है 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मेक इन इंडिया का लोगो है। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है उसका लोगो, उसके लोगो पर कौन सा चिन्ह बना हुआ है। तो ऑप्शन अ है शेर का, ऑप्शन ब है हाथी का, ऑप्शन स है चीते का और ऑप्शन द है कंगारू का। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेक इन इंडिया का लोगो जो है उस पर शेर का चित्र है। ठीक है, शेर का डायग्राम उसके ऊपर लगाया हुआ है मेक इन इंडिया पर के लोगो पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। मतलब पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, उसके कितने भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर जल की मात्रा है या जल आच्छादित है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अ है 29%, ऑप्शन ब है 71%, ऑप्शन स है 75% और ऑप्शन नंबर द है 79%। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के क्षेत्रफल का 71% भाग जल से आच्छादित है। मतलब कुल जो क्षेत्रफल है पृथ्वी का, उस क्षेत्रफल के 71% भाग पर पानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 7, और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी सरल प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और जो अपनों से नहीं बनते, क्योंकि अपन, हमारा ध्यान जो रहता है वो कभी कभी कठिन प्रश्नों के ऊपर ही अपन ज़्यादा फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 है, शतरंज के एक बोर्ड में कितने खाने या कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, खाने या वर्ग होते हैं शतरंज के एक बोर्ड में।
आप सभी ने शतरंज का खेल खेला ही होगा, तो आपको पता होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अ है 54, ऑप्शन ब है 64, ऑप्शन स है 56 और ऑप्शन द है 72। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, शतरंज के एक बोर्ड में 64 वर्ग या 64 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 8 पर। ठीक है, ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। वैसे तो सारे आईएमपी प्रश्न हैं और आपको पता भी होगा इस प्रश्न का आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ है 5 जून को, ऑप्शन ब है 5 जुलाई को, ऑप्शन नंबर स है 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर द है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, विश्व पर्यावरण दिवस। अभी थोड़े दिन पहले ही आपने वृक्षारोपण किया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो किस दिनांक को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर अ है 29 अगस्त को, ऑप्शन ब है 15 जुलाई को, ऑप्शन स है 14 सितंबर को और ऑप्शन द है 4 दिसंबर को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब आपको एक इसका कमेंट करना है कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? 29 अगस्त को ऐसा क्या है कि जिस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 10। मेघदूतम के लेखक कौन थे? मेघदूतम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन अ है हुमायूं, ऑप्शन ब है खुशवंत सिंह, ऑप्शन स है बाणभट्ट और ऑप्शन द है कालिदास। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम पुस्तक के लेखक कालिदास जी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए? मतलब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ है 1901 में, ऑप्शन ब है 1905 में, ऑप्शन स है 1934 में और ऑप्शन नंबर द है 1900 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई। ठीक है, यह हमें याद रखना है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, ये इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ है 5:3, मतलब 5 लंबाई और 3 चौड़ाई। ऑप्शन ब है 3:2, ऑप्शन स है 3:4 और ऑप्शन नंबर द है 2:3। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में यदि अपनों से ऐसा पूछ ले कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई, पहले कभी ऐसा पूछ ले कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो फिर ये अनुपात क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में ये अनुपात हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो प्रश्न को पहले अपने को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही अपने को अपना आंसर लगाना है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, मतलब 3 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, और चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछे तो ये 2 क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, और ये 3 क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में
2:3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के कौन से ऐसे राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहते हैं या कहा जाता है? ऑप्शन अ है पंजाब, ऑप्शन ब है बिहार, ऑप्शन स है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन द है असम। ठीक है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही एमपी क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 14 पर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का जो है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं मॉस्को में, ऑप्शन नंबर अ मॉस्को में, ऑप्शन ब है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन स है गोरखपुर में और ऑप्शन नंबर द है टोरंटो में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। तो ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। ठीक है, याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मतलब हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस संविधान से प्रेरित है या किस संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर अ है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ब है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर स है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर द है यूके से। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका संविधान से प्रेरित है। अमेरिका से हमारे मूल अधिकार को लिया गया है, उसके संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे पूछा गया है शेर शाह के बचपन का नाम था, मतलब शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अ है फरीद खां, ऑप्शन ब है हसन खां, ऑप्शन स है हुसैन खां और ऑप्शन नंबर द है बहार खां। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ फरीद खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आईएमपी, कम से कम 6 से 7 परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आप देखकर अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को अवश्य नोट कर लें और उसको 1-2 बार पढ़ते रहें, समय समय पर उसका रिवीजन करते रहें, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? मतलब किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर अ है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन नंबर ब है चंद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर स है ब्रह्मगुप्त को और ऑप्शन नंबर द है समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है इतिहासकारक V.A. स्मिथ ने। क्यों? क्योंकि उसकी विजय से वो प्रभावित हुआ था, इस कारण से उसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है महावीर का मूल नाम क्या था? ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर अ है सिद्धार्थ, ऑप्शन ब गौतम, ऑप्शन स वर्धमान और ऑप्शन नंबर द है कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी आईएमपी प्रश्न है। वैसे इस वीडियो में जो मैं 20 प्रश्न लेके आया हूँ आपके सामने, ये सारे ही आईएमपी क्वेश्चन है, मैं छांट छांट कर ला रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इसको
थोड़ा अच्छे से तैयार कर ले आप। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है, किसे एशिया की रोशनी, या जिसे इंग्लिश में अगर ऐसा भी लिखा जा सकता है, दी लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, किसे एशिया की रोशनी या किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है कि एशिया की रोशनी और द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी को, ऑप्शन ब है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन स है अकबर को, ऑप्शन नंबर द है अशोक को। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, महात्मा है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है, या दी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की तरफ। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जो सिखों के अंतिम गुरु का नाम इसमें बताना। ऑप्शन नंबर अ है गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन ब है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर स गुरु तेग बहादुर, और ऑप्शन नंबर द कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट 5 था जीके के क्वेश्चन का। इस जीके के क्वेश्चन में, जीके के पार्ट नंबर 5 में कुल 20 प्रश्न थे। उन 20 प्रश्न में से आपके कितने अंक आए, अपनी तैयारी का मूल्यांकन अगर आप स्वयं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आप जितना अच्छा मेहनत करेंगे उतनी सफलता आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो आपको लाइक आपने कर भी दिया होगा, है ना। और इसी प्रकार से अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना है, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सामान्य ज्ञान की जानकारियों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।